Assalamualaikum students, hopefully you are all fine। तो आज हम ET364 पार्ट बी में रेक्टिफायर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, इसकी कितने टाइप्स होती हैं, इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी सप्लाई को, यानी कि जो हमारे पास एसी सप्लाई नॉर्मली अवेलेबल होती है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, इसकी मेजरली जो आपने 8263 के अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपने टाइप्स पढ़ी है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। फिर फर्दर फुल वेव रेक्टिफायर की दो टाइप्स होती है, हमारे पास सेंटर टेप होता है, एक हमारे पास ब्रिज होता है। तो ये वाली भी टाइप्स इसकी। यहाँ जो हम रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे वो पावर रेक्टिफायर होगा, जो कि पावर डिवाइसेस को चलाने के लिए काम आएगा। यानी कि जो आगे फर्दर हमारे पास डीसी मोटर लगी है, से हमारे पास कोई डीसी लोड लगा हुआ है जिसमें डीसी मोटर है, या कोई हम चार्जिंग के लिए बैंक बनाया हुआ है हमने, उसको चार्ज करना है अपने डीसी के, तो उसके लिए जो रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे वो पावर रेक्टिफायर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम जो रेक्टिफायर की टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि रेक्टिफायर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी है, ऑलरेडी आप इसको स्टडी भी कर चुके हैं कि एक ऐसा सर्किट होगा जो एसी सप्लाई को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्जन कर देगा। इसको नॉर्मली लोग कन्वर्टर भी कहते हैं। अच्छा जी, टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में एक है सिंगल फेज, एक है थ्री फेज। यानी कि हमारे पास ओवरऑल एसी की दो टाइप की सप्लाई अवेलेबल है। एक सिंगल फेज सप्लाई होती है, एक हमारे पास थ्री फेज सप्लाई होती है। फिर सिंगल फेज सप्लाई के अंदर भी हमारे पास तीन किस्म के रेक्टिफायर हैं। एक वो है जो अनकंट्रोल्ड है, एक वो है जो हाफ कंट्रोल्ड है, एक वो है जो फुली कंट्रोल्ड है। अच्छा, जो अनकंट्रोल्ड है उसकी भी फर्दर टाइप्स हैं, हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव में भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर होता है, एक हमारे पास स्प्लिट सप्लाई, या जिसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के थ्रू जो सप्लाई प्रोवाइड की जाती है उसको कहते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होंगे जिसमें हम सारे के सारे डायोड्स का इस्तेमाल करेंगे। डायोड वो डिवाइस होती है जो रेक्टिफिकेशन तो करती है, लेकिन हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन की अमाउंट है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी रेक्टिफिकेशन अनकंट्रोल्ड होती है। फिर दूसरी उसकी टाइप है हाफ कंट्रोल्ड। हाफ कंट्रोल्ड वो रेक्टिफिकेशन होगी जिसमें हम एक साइकिल को तो कंट्रोल कर सकते होंगे लेकिन दूसरे साइकिल को कंट्रोल नहीं कर सकते होंगे। हाफ कंट्रोल्ड में आप जो हमारे एससीआर है, एससीआर दो होंगे और दो हमारे पास डायोड होंगे अगर फुल वेव की बात करते हैं। यानी कि एससीआर और डायोड का जो मजमुआ बना के हम सर्किट बनाएंगे वो हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा। फुल कंट्रोल रेक्टिफायर वो होंगे जिनकी हम रेक्टिफिकेशन की अमाउंट को कंट्रोल कर सकेंगे प्रॉपरली हर लिहाज से, वो हमारे पास फुली कंट्रोल होंगे। यानी कि ये इस किस्म का सर्किट होगा जो सारा का सारा एससीआर पे मुश्तमिल होगा। सेम एज इट इज जो हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है, इसी तरह थ्री फेज सप्लाई के अंदर भी हमारे पास अनकंट्रोल्ड होगा। यानी कि ऐसे होंगे जो सारे के सारे डायोड पे मुश्तमिल होंगे, ऐसे सर्किट्स होंगे। फिर हाफ कंट्रोल्ड होंगे जो कुछ डायोड और कुछ एससीआर पे मुश्तमिल होगा, और कुछ ऐसे सर्किट होंगे जो फुली कंट्रोल्ड होंगे, यानी कि सारे के सारे उसके अंदर एससीआर लगे होंगे। इनकी भी फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हाफ वेव होती है, एक फुल वेव है। फिर फुल वेव ब्रिज के अंदर भी हमारे पास है सेंटर टेप होती है। सेंटर टेप तो खैर सिंगल फेज में आता है, इसमें जो है वो फुल वेव ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इन्होंने फर्दर इसकी टाइप्स जो हैं वो मजीद नहीं दी हुई, मैं आपको मजीद भी बता देता हूँ कि हम इसको मजीद भी स्प्लिट कर लेते हैं लोड के लिहाज से। लोड के लिहाज से आप किस किस्म का लोड लगाते हैं? आप प्योर रेजिस्टिव लोड लगा रहे हैं, प्योर इंडक्टिव लोड लगा रहे हैं, या आप रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड का कम्बिनेशन लगा रहे हैं। इसकी फर्दर हम तीन टाइप की वेव फॉर्म को भी स्टडी करते हैं, जिसमें प्योर रेजिस्टिव वेव फॉर्म होती है, जिसमें प्योर इंडक्टिव वेव फॉर्म होती है, और जिसमें प्योर इंडक्टिव लोड के साथ वेव फॉर्म होती है, प्योर रेजिस्टिव लोड के साथ वेव फॉर्म होती है, और जो इंडक्टिव और रेजिस्टिव लोड का मजमू है इसको मिला के उसकी वेव फॉर्म को स्टडी किया है।
अच्छा, इसमें हम सबसे पहले जो है वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर को डिस्कस कर लेते हैं। अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी कि जिसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होगी, जिसमें रेक्टिफिकेशन की मिकदार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो हमारे पास क्या होगा, सादा सर्किट होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम कुछ इस किस्म की है। हमें पता है डायोड यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, और डायोड सिर्फ उस वक्त तक कंडक्टिविटी करता है या उस टाइम कंडक्टिविटी करता है जब उसके एनोड पे पॉजिटिव सप्लाई हो और उसके कैथोड पे नेगेटिव सप्लाई हो। एसी सप्लाई के दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, और हर साइकिल के दौरान जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। यानी कि अगर इस लेग पे पॉजिटिव साइकिल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड में नेगेटिव चार्ज है, तो जो हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा, नेगेटिव साइकिल में उसकी पोलैरिटी बदल जाएगी। यानी कि यहाँ नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी, यहाँ पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी। हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सप्लाई की या पॉजिटिव हाफ वेव की। इसमें क्या होगा, पॉजिटिव हाफ वेव में हमारे पास इस लेग पे पॉजिटिव सप्लाई होगी और इस लेग पे हमारे पास नेगेटिव सप्लाई होगी। जिस लेग पे पॉजिटिव सप्लाई है उसके साथ क्या लगा हुआ है, डायोड का एनोड लगा हुआ है। जिस लेग के साथ नेगेटिव सप्लाई है उसके साथ डायोड का क्या लगा हुआ है जी, कैथोड लगा हुआ है, दरमियान में लोड लगा हुआ है। तो पॉजिटिव साइकिल तो सारा का सारा इसका कंडक्ट कर जाएगा, लेकिन जब नेगेटिव सप्लाई आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि डायोड के एनोड वाली साइड पे क्या आ जाएगा जी, नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी। जो कैथोड वाली साइड होगी उस पर क्या आ जाएगी जी, पॉजिटिव सप्लाई आ जाएगी। तो इस सूरत में क्या होगा, डायोड रिवर्स बाइस होगा। पहली कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बाइस था, इसलिए कंडक्टिविटी हो गई। दूसरी कंडीशन में जब सप्लाई की पोलैरिटी बदल गई तो डायोड रिवर्स बाइस हो गया और हमारे पास जो नेगेटिव साइकिल है वो कंडक्ट नहीं हो सका। ये सादा सी एक्सप्लेनेशन है अनकंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। अच्छा, फिर आ जाते हैं फुल वेव में। सिंगल फेज है, हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, जिसमें हमने कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में लगाया हुआ, यानी कि दोनों के जो कैथोड हैं वो हमने कॉमन किए हुए हैं और इधर से हमने इसके जो एनोड है उसको कॉमन किया हुआ है। यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट हम इसको बी कह लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे हमारे पास और पॉइंट बी पे हमने एसी सप्लाई दी हुई है, और इसकी आउटसाइड पे यानी कि कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड साइड से हमने लोड लगाया हुआ है रेजिस्टिव। अब हमारे पास जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो इस पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी और इस पॉइंट पे हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी आएगी। अगर ए पॉइंट पे हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी तो हमारे पास D1 कंडक्ट करेगा। जब हमारे पास इस पे पॉजिटिव पोलैरिटी होगी ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल और इस पे नेगेटिव पोलैरिटी होगी तो डायोड D1 और डायोड D4 कंडक्ट कर देंगे। जब हमारे पास नेगेटिव सप्लाई आएगी यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, इधर हमारे पास नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, इधर हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, तो हमारे पास डायोड D2 और D3 कंडक्ट कर जाएगा। इसकी वेव फॉर्म को भी देख लेते हैं। तो बेनिफिट क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारी जो हाफ सप्लाई है वो उसमें से काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, यानी कि उसका जो एक साइकिल है वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है इसमें हमारे पास दोनों के दोनों साइकिल कंडक्ट कर जाते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और उनकी पोलैरिटी सेम रहती है आउटपुट पे। पॉजिटिव और नेगेटिव जब कंडक्ट कर जाते हैं तो बेनिफिट हमें ये मिल जाता है कि जो ओवरऑल आउटपुट आई है डीसी सप्लाई की वो बढ़ जाती है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है डीसी की वो बढ़ी हुई मिलती है आपको। इसी तरह हमारे पास जो है वो 3 फेज रेक्टिफायर होगा। 3 फेज में हमारे पास 3 लेग लगी होंगी, वहां हमारे पास 2 लेग लगी हुई थी सिंगल फेज में। 3 फेज में हमारे पास 3 लेग लगी होंगी और हमारे पास एसी सप्लाई मौजूद होगी। एसी सप्लाई 3 फेज आएगी और आगे लोड लगा होगा डीसी, उससे हम रेक्टिफिकेशन कर लेंगे। अच्छा, ये था सिंपल इंट्रोडक्शन पहले कि रेक्टिफायर होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रिव्यू किया आपकी बेस बनाने के लिए, ताकि हम जो है वो कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन को देख सकें। कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ जो हमने पहले देखा हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ लगा हुआ था डायोड, अब यहाँ लगा हुआ है SCR।
यहाँ हम आपने दे दिए एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के डेफिनेटली उसी तरह एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, एक हमारे पास नेगेटिव साइकिल आएगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो पॉइंट ए है इस पे यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और जो नीचे वाला पॉइंट होगा उस पर नेगेटिव आ जाएगा। जो हमारे पास नेगेटिव हाफ सप्लाई आएगी पॉइंट ए पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पहली कंडीशन में तो ये कंडक्ट करेगा, दूसरी कंडीशन में ये कंडक्ट नहीं करेगा। SCR हमारे पास करता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो डायोड की तरह ही अमल करती है, यानी कि यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। ये सिर्फ उस वक्त ही काम करती है जब इसके एनोड पे पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड पे नेगेटिव सप्लाई मिलेगी, तब ये कंडक्ट करती है। यानी कि ये भी सिर्फ पॉजिटिव साइकिल में ही कंडक्टिविटी करेगी, नेगेटिव साइकिल में कंडक्टिविटी नहीं करेगी। ये चीज तो क्लियर है। लेकिन साथ में इसके एक गेट टर्मिनल होता है। गेट टर्मिनल पे हम जैसे कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, गेट टर्मिनल पे हम जो है वो एक पल्स देते हैं, उस पल्स की मदद से हम इसको ऑन करवाते हैं। जब हमने पल्स देनी है वो डिफाइन करेगा कि हमने इसकी रेक्टिफिकेशन की मकदार कितनी लेनी है, कितनी नहीं लेनी है। उससे हमारा डिफाइन होगा कि हमारे जो आउटपुट पे एवरेज वोल्टेज की वैल्यू बनेगी वो कम बनेगी या ज्यादा बनेगी। यानी कि पल्स की मदद से डिफाइन हो जाएगा कि एवरेज वैल्यू आउटपुट पे कितनी लेनी है, या आप जो पॉजिटिव साइकिल इसमें से फ्लो करेगा, जो कंडक्ट हो सकता है, उसकी मकदार को कितना चॉप ऑफ करना चाहते हैं, कितना काटना चाहते हैं, कितना कंडक्ट करवाना चाहते हैं। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ए पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, बी पे यानी कि इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं, लिखा हुआ नहीं है, इसको बी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट कर सकते हैं। कंडीशन 1, हम इसको पल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास ये यहाँ वेव फॉर्म में बना हुआ है अल्फा, अल्फा पोजीशन पे जाके यानी कि इस जगह पे जाके आपने इस डिवाइस को ऑन करवाया, पल्स प्रोवाइड की है। जब आपने इस जगह पे जाके इसको पल्स प्रोवाइड किया तो तब इसने साइकिल का पहले वाला हिस्सा यानी कि अल्फा वाला हिस्सा काट लिया है और बाकी वाला हिस्सा उसका कंडक्ट करवा दिया है। कहाँ तक जी? पाई तक, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 180 डिग्री तक उसकी कंडक्टिविटी करवा दी। फिर जब नेगेटिव सप्लाई आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, यानी कि पाई से 2 पाई के दरमियान ये वाला जो साइकिल आएगा नेगेटिव साइकिल के अंदर ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये कंडक्ट क्यों नहीं करेगा? ये कंडक्ट इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि इसके ए साइड में हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके बी साइड में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इसके एनोड को सप्लाई नेगेटिव और कैथोड को सप्लाई पॉजिटिव मिलेगी, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और कंडक्शन नहीं होगी। इसकी वेव फॉर्म को अगर हम स्टडी करते हैं तो वेव फॉर्म में हमारे पास ये हमारे पास एसी वेव फॉर्म है जो इनपुट पे सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है। ये हमारे पास वोल्टेज की आउटपुट वेव फॉर्म है वी आउट, जो कि इस रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस दी जा रही है। रेजिस्टिव लोड के अक्रॉस दी जाने वाली वेव फॉर्म में जो हमारे पास सप्लाई की मिकदार है हमने उसको चॉप ऑफ कर लिया है, उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया है, उसकी रेक्टिफिकेशन की मिकदार को कंट्रोल कर लिया। कैसे? अल्फा एंगल पे जाके उसको पल्स प्रोवाइड किया, यानी कि इस जगह पे जाके उसको हमने पल्स दिया है, उसके बाद वाला हिस्सा इसका कंडक्ट कर दिया। इसी तरह नेगेटिव साइकिल नहीं कंडक्ट किया। अव्वल तो हमारे पास यहाँ से रेक्टिफिकेशन शुरू हो जानी चाहिए 2 पाई से, लेकिन यहाँ से रेक्टिफिकेशन शुरू नहीं होती। फिर उसी तरह ये हमारे पास जो गैप है ये हमारे पास अल्फा एंगल का है। अल्फा एंगल के बाद हमने उसकी SCR को ऑन करवाया और उसके बाद उसकी कंडक्टिविटी हो गई। ये हमारे पास उसकी करंट की वेव फॉर्म है, ये हमारे पास ऊपर उसकी वोल्टेज की वेव फॉर्म आउटपुट पर। करंट और वोल्टेज की वेव फॉर्म सेम रहेगी, कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा क्योंकि ये रेजिस्टिव लोड है, इसमें कोई हार्मोनिक्स नहीं है। ये हमारे पास VAK यानी कि जो वेव फॉर्म इस SCR के अक्रॉस ड्रॉप हो चुकी है वो हमारे पास दिखाई गई है VAK, ठीक है। यानी कि इस SCR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं और कंडक्शन आगे नहीं हुई वो हमारे पास दिखाई गई है। ये वेव फॉर्म का पहला हिस्सा, ये जो AC वेव फॉर्म है इसका पहला हिस्सा है। ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल है उस AC वेव फॉर्म का,
और ये हमारे पास वो पॉजिटिव हिस्सा है जो कंडक्ट नहीं हुआ, यानी कि जो अल्फा एंगल के अंदर हमने चॉप ऑफ करवा दिया। ये भी वही अल्फा एंगल के अंदर हमने चॉप ऑफ करवा दिया। और ये वो हिस्सा है जो हमारे पास इसका कंडक्ट कर गया। इसी तरह ये वो हिस्सा है जो कंडक्ट कर गया। ये हमने कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन पढ़ ली है। जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, जब हम फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे, इसी तरह हम SCR में कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन को पढ़ेंगे, तो वहां हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जो कि कहलाता है जी कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है? जो हमारे पास इधर कंडक्टिविटी हो रही है, करंट का बहाव है, लोड के अक्रॉस जो करंट का बहाव है, वो हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि पॉजिटिव साइकिल में D1 और D4 कंडक्ट करता है और नेगेटिव साइकिल में D3 और D2 कंडक्ट करता है। तो ये जो सप्लाई का इंटरचेंज है, यानी कि कंडक्टिविटी को आपने ट्रांसफर किया है डायोड के एक पेयर से दूसरे पेयर के ऊपर, इसी तरह कंडक्टिविटी का ट्रांसफर होगा SCR के एक पेयर के साथ और SCR के दूसरे पेयर के साथ। ये दोनों इंटरचेंज करते रहेंगे कंडक्टिविटी किसके अक्रॉस जी? लोड के अक्रॉस जो कंडक्टिविटी हो रही है, इनमें से होता हुआ करंट गुजरेगा। D1 और D4 में से होता हुआ करंट गुजर रहा है पॉजिटिव साइकिल में, D3 और D2 में से करंट होता हुआ गुजर रहा है नेगेटिव साइकिल में। पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल कंडक्टिविटी चेंज होती है, यानी कि कंडक्टिविटी ट्रांसफर होती है D1 D4 से D2 और D3 में। जो कंडक्टिविटी ट्रांसफर है, ये हमारे पास कम्यूटेशन कहलाती है। अब कम्यूटेशन दो किस्म की होती है, एक हमारे पास फोर्स कम्यूटेशन और एक हमारे पास होती है नेचुरल कम्यूटेशन। नेचुरल कम्यूटेशन वही है जो नेचुरली आम अंदाज में, सादा अंदाज में हो जाती है, यानी कि अगर आपके पास रेजिस्टिव लोड लगा हो या इस किस्म का लोड लगा हुआ जिसमें हार्मोनिक्स नहीं होते या बहुत लो हार्मोनिक्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है जी कि उसमें आपका D1 और D4 अगर पॉजिटिव साइकिल में कंडक्ट कर रहा है तो फौरन ही ट्रांसफर हो जाती है कंडक्टिविटी। जैसे ही नेगेटिव साइकिल अपेयर होता है, D1 और D4 बंद हो जाते हैं, D2 और D3 काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो ट्रांसफर होगी D1 D4 से D2 D3। लेकिन अगर हमारे पास हार्मोनिक्स टाइप, जो हार्मोनिक्स पैदा करने वाला लोड हो, उसमें हमारे पास D1 और D4 को भी ऑन करवाए रखते हैं, वो हार्मोनिक्स D1 और D4 को भी ऑन करवाए रखते हैं और कंडक्टिविटी को D2 और D3 पर ट्रांसफर नहीं होने देते। जब वो D2 और D3 पे ट्रांसफर नहीं होने देते तो हमें, क्योंकि जो रिजल्ट हैं वो एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं कि नेगेटिव साइकिल में D2 और D3 काम करे, ताकि हमारे पास जो नेगेटिव डिप है वो ना आए। ये जब हम स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें फर्दर टॉपिक को, लेकिन फिलहाल इसको इतना समझना बड़ा जरूरी है। तो उस नेगेटिव डिप से बचने के लिए या हार्मोनिक से बचने के लिए या अपनी जो आउटपुट पे सप्लाई है उसको डिस्टर्ब ना होने देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी? उसको फोर्स करवा के बंद करवाना पड़ता है। फोर्स कम्यूटेशन कैसे की जाएगी? यानी कि फोर्सफुली आप उसको D1 और D4 को बंद करेंगे। एक तरीका ये है, या तो आप उसको नेगेटिव सब पल्स देंगे और वो ऑफ होगा पेयर SCR का, या दूसरा तरीका ये होगा कि हम उसके अक्रॉस फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देंगे। फ्री व्हीलिंग डायोड का कॉन्सेप्ट भी उसी वक्त दिया जाएगा जब हम फुल वेव रेक्टिफायर कंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड है, हम फुल वेव रेक्टिफायर जो फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, जब हम उसको स्टडी करेंगे तो तब आपको ये कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। अभी के लिए इतना है जी। अगर इसमें से आपको कोई क्यूरीज हो, किसी किस्म की कोई बात आपको ना समझ आई हो और आप फर्दर इसको डिस्कस करना चाहते हो मेरे साथ, तो व्हाट्सएप का हमारा जो ग्रुप बना है उस पर आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।